अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे सी इन के हवाले से। ये सी इन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे फिगर में ये शो किया गया है कि कीबोर्ड से आप जब कोई वैल्यू एंटर करोगे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए, मीन्स आपने कोई बटन प्रेस किया है, कोई वैल्यू एंटर की है, वो जाएगी इस सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है जो सी इन के साथ यूज किया जाता है। जो सी आउट के साथ यूज किया जाता है वो है इंसर्शन ऑपरेटर, और ये जो सी इन के साथ यूज किया जाता है इसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो जैसे ही आप कोई वैल्यू यहाँ से एंटर करोगे तो वो सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑपरेटर के थ्रू जाके स्टोर हो जाएगी उस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में क्या किया गया है कि यहाँ पे थ्रू ये हेडर फाइल्स है, ये हेडर फाइल्स है, ठीक है। उसके बाद ये मेन फंक्शन क्रिएट किया गया। अच्छा जी, मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे उसने कुछ कमेंट्स राइट डाउन किया है। यहाँ पे प्रोग्रामर ने वो किया है डिक्लेयरिंग टू इंटीजर वेरिएबल्स के। अब वो बता रहा है, इस प्रोग्राम में ये बताया जा रहा है कि आप मेन फंक्शन के अंदर टू इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? num1 एंड num2 मीन्स टू वेरिएबल्स हैं जो कि इंटीजर टाइप के। टू इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं। हम यहाँ से इस कमेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ना लगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कमेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेन फंक्शन के अंदर टू वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए गए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कमेंट लिखा गया है जो कि मल्टीपल लाइन्स पर कंसिस्ट कर रहा है। इसको देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बता रहा है कि सी आउट डिस्प्लेज द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड इन द डबल कोट्स एज इट इज ऑन द स्क्रीन। कुछ भी नहीं, जस्ट इसमें ये बताया गया है कि सी आउट के थ्रू आप कुछ भी डबल कोट्स में लिखते हो, जो भी आप स्ट्रिंग लिखते हो डबल कोट्स के अंदर, जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हो वो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाती है। अब आपने एक चीज नोट की है कि पहले हमने जो कमेंट यहाँ पे पढ़ा था मेन के नीचे, उसके साथ डबल को स्लैश यूज की गई थी क्योंकि वो सिंगल लाइन कमेंट था। अब यहाँ पे मल्टी लाइन्स का कमेंट है। मल्टी लाइन्स कमेंट के लिए यहाँ पे स्लैश के साथ स्टैरिक का यूज किया गया है। तो अगर एक से ज्यादा लाइन्स पर आपका कमेंट कंसिस्ट कर रहा है तो फिर आपने स्लैश के साथ स्टैरिक यूज करना है। यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर देते हैं कमेंट को। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एक सी आउट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है। ये सी आउट स्टेटमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, कि आप फर्स्ट इंटीजर नंबर को एंटर करें, ठीक है। अब उसके नीचे फिर कमेंट लिखा गया है, मल्टी लाइन्स का कमेंट है जो ये बता रहा है कि सी इन इज यूज टू कैप्चर द यूजर इनपुट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। इसके अंदर जस्ट सी इन ऑब्जेक्ट के हवाले से बता रहा है कि सी इन आप यूज करते हो, कैसे यूज करते हो। सी इन ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए। सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या करते हो, आप यूजर से इनपुट लेते हो और फिर उस इनपुट को आप असाइन कर देते हो। उस इनपुट के थ्रू आप वैल्यू को असाइन कर देते हो उस वेरिएबल को। अब यहाँ पे भी जो कमेंट है वो टू लाइन्स पर कंसिस्ट कर रहा है। मीन्स इसके साथ स्लैश एंड स्टैरिक यूज करना है आपने, क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट है। इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं कमेंट को, ताकि स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे प्रोग्राम का।
अच्छा जी, फिर इसके बाद सी इन करवाया गया है। सी इन, अब देखिए वही सी इन ऑब्जेक्ट हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर साथ में नम वन। अब इसके थ्रू क्या होगा कि आप जो भी वैल्यू दोगे, यहाँ पे सी आउट हुआ था, सी आउट आपने करवाया था कि एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, यानी कि फर्स्ट इंटीजर नंबर आप एंटर करें, ये स्क्रीन पे शो होगा। आप जैसे ही ये देखोगे, आप कोई भी वैल्यू एंटर कर दोगे तो वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, वो सी इन हो जाएगी नम वन में, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल में। उसके बाद सी आउट में आप शो करवा रहे हैं कि एंटर सेकंड इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे जो सेकंड इंटीजर नंबर है वो आप एंटर करोगे तो वो जाके स्टोर हो जाएगा किसमें, सी इन नम टू में। अब आपने दोनों वेरिएबल्स के लिए ये काम कर लिया, दोनों में वैल्यू स्टोर करवानी। अब आपने उनको सम करवाना है, तो आप क्या करोगे, सी आउट सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, ये एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर के साथ नम वन प्लस नम टू लिखा गया। अब नम वन एंड नम टू से क्या होगा, क्योंकि इसके साथ आपने कोई डबल कोट्स का यूज नहीं किया, कोई डबल कोमास में आपने इसको नहीं लिखा, तो इससे क्या होगा कि ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, बल्कि नम वन में और नम टू में जो वैल्यूज आपने स्टोर करवाई हैं, नम वन में और नम टू में जो वैल्यूज आपने सी इन करवाई हैं, वो दोनों वैल्यूज प्लस होंगी और यहाँ पे वो वैल्यूज शो होंगी, इस जगह पे वो वैल्यूज शो करा देगा इन दोनों को प्लस करके। अब आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करो कि ये हेडर फाइल्स है। हेडर फाइल्स के बाद ये मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेन फंक्शन की। अच्छा, ये आपकी हेडर फाइल्स हो गई। यहाँ पे आपने फिर मेन फंक्शन को स्टार्ट कर लिया। मेन फंक्शन के बाद ये है आपके प्रोग्राम की बॉडी, ठीक है। इस मेन फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और ये मेन फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रही है और कर्ली ब्रेसेस पे एंड हो रही है। अब इसके अंदर आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने, मैं समराइज करके आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोग्राम में आपने क्या किया। सबसे पहले आपने टू वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, यहाँ पे इंटीजर टाइप के टू वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए, नम वन नम टू। उसके बाद आपने इसमें दो काम किए हैं। पहले आपने नम वन में वैल्यू स्टोर करवाई, सबसे पहले आपने नम वन में वैल्यू स्टोर करवाई, या इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू। उसके बाद आपने नम टू में वैल्यू स्टोर करवाई, इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू। और इस लास्ट वाली स्टेटमेंट में आपने इन दोनों का सम करवा दिया, ठीक है। अब एक दफा मैं इन दोनों में वैल्यू को कैसे स्टोर करवाया, इस एक स्टेप के थ्रू मैं आपको डिफाइन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सी आउट के थ्रू क्या हुआ, ये जो सी आउट है इसके थ्रू क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर। जैसे ही ये स्क्रीन पे शो होगा, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, जैसे ही स्क्रीन पे शो होगा एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, तो आप कोई भी वैल्यू एंटर कर दोगे, तो जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो जाके स्टोर हो जाएगी, मतलब कि सी इन हो जाएगी नम वन में। अब यही वाला स्टेप आप सेकंड नंबर के लिए करोगे, मीन्स के सेकंड वेरिएबल के लिए करोगे। सेम यही स्टेप जो आपने num वन के लिए किया है, सेम वही स्टेप num टू के लिए आपने करना है। यानी जो ये सी आउट स्टेटमेंट है, ये स्क्रीन पे शो करवाएगी रन टाइम पे एंटर सेकंड इंटीजर नंबर। तो आप कोई भी वैल्यू एंटर करोगे वो जाके स्टोर हो जाएगी सी इन के थ्रू num टू में। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जब आपने दोनों वैल्यूज को एंटर कर दिया, देन आपने फिर कुछ नहीं करना, फिर प्रोग्राम क्या करेगा, वो सम करेगा इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि दोनों वेरिएबल्स को नम वन को एंड नम टू। तो अब सी आउट में आपने क्या लिखना है, आप सी आउट में कुछ इस तरह से सी आउट करवाओगे कि जो सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, ये स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाएगा क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है।
जब आप सी आउट करवाओगे ये वाला हिस्सा, तो ये एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स, यानी कि जो नंबर आपने एंटर किए हैं उनका सम ये है आपके सामने। सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, साथ में कॉलन ये शो होगा, और उसके बाद ये प्रोग्राम उन दोनों नंबर्स को प्लस कर देगा, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देगा, और ये जो लिखा है सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज एंड कॉलन, और इसके सामने इन दोनों की वैल्यूज को सम करवा के शो करवा देगा। यानी कि आपकी स्क्रीन पे शो होगा सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज कॉलन, और फिर कॉलन के बाद नम वन और नम टू को प्लस करने से जो वैल्यू आएगी सामने वो लिखी। अच्छा जी, ये प्रोग्राम था जो कि इलेबोरेट कर रहा था सी इनको एंड सी आउट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं और सी में या सी प्लस प्लस में, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इसको कैसे यूज किया जाता है। अच्छा जी, जिस तरह आप मैथ्स में डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज करते हो, सिंपल ऑपरेटर्स हमने पहले भी डिस्कस किए क्लास में, जैसा कि सम करने के लिए आप क्या करते हो, एडिशन के लिए सम का ऑपरेटर आप यूज करते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स आप यूज करते हो। इसी तरह आप डिफरेंट काइंड के एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हो। इस तरह से अभी हम देखते हैं स्लाइड में, जिस तरह की मैथ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स एंड पैरेंथेसिस में a प्लस बी, या फिर सपोज 3 प्लस 6b। इसी तरह कोई भी एक्सप्रेशन आप इवेलुएट करवा सकते हो अपने प्रोग्राम में। उसमें डिफरेंट सी आउट के स्टेटमेंट्स यूज करते हुए, फंक्शंस में यूज करते हुए, लूप्स में यूज करते हुए आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, कैन क्रिएट complex expressions using multiple mathematical operators। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हुए, लाइक आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी डिजाइन कर सकते हो जिसमें प्लस भी कर रहे हो, जिसमें माइनस भी कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, और उसको काफी कॉम्प्लेक्स वे में ले जाके आप उसको डिजाइन कर सकते हो। मीन्स आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में। कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। An expression is a programming statement that has a value. An expression is a programming statement that has a value. Like उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आप सम करवा रहे हो, सम के बाद आपके पास वैल्यू आई है 10, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप प्रोग्राम में ये एक्सप्रेशन यूज करना चाह रहे हो कि आपके पास सम करके जो भी वैल्यू आए उसमें 1 का एडिशन कर दिया जाए, जस्ट एक नंबर का उसमें एडिशन कर दिया जाए, आप जो भी सम करो। अब हर दफा होगा क्या, इसी तरह आप एक्सप्रेशन को और लॉन्ग भी बना सकते हो और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो। अब हर दफा होगा क्या कि यहाँ पे जो 10 है उसकी वैल्यू हर दफा डिफरेंट आएगी, क्योंकि हर दफा जब आप प्रोग्राम रन करोगे मे बी आप उसमें हर दफा डिफरेंट वैल्यू को इनपुट करवाओ। नम 1 में कुछ और वैल्यू ले लो, नम 2 में हर दफा आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो। जब हर दफा दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो उनका सम भी ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 की जगह जो भी वैल्यू आएगी सम करने से वो यहाँ पे आएगी, और उसमें +1 हर दफा उसमें एक नंबर का एडिशन कर दिया जाएगा। अच्छा जी, कैन बी अ कांस्टेंट, अ वेरिएबल और अ मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स को यूज करते हुए डिफरेंट मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, डिफरेंट ऑपरेटर्स मैथ्स के यूज कर सकते हो, उसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो एक्सप्रेशंस डिजाइन करने के लिए। जैसा कि यहाँ 10 की वैल्यू क्या है, ये हर दफा वेरी करेगी, क्योंकि हर दफा आपका सम चेंज आएगा, जो 10 की वैल्यू है वो हर दफा चेंज होगी। तो 10 क्या है, ये वेरिएबल है। 1 क्या है, कांस्टेंट, मीन्स हर दफा 1 एक नंबर जो आपने ऐड अप करवाना है ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है,
लेकिन हर दफा सम की वैल्यू चेंज आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स लेके आप एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हो, उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। कैन बी यूज्ड इन असाइनमेंट, सी आउट एंड अदर स्टेटमेंट्स। आप इन एक्सप्रेशन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? आप इस एक्सप्रेशन को असाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हो। असाइनमेंट के बारे में हमने पहले पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अच्छा, खैर असाइनमेंट में आप यूज कर सकते हो, आप सी आउट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, या और बहुत सारी स्टेटमेंट है जिसमें कि आप इन एक्सप्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स बताई हैं। लाइक यहाँ पे एक रिजल्ट दिया है, उसके अंदर उसको एक्स असाइन कर दिया, यहाँ पे उसको 4 असाइन कर दिया। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज या एक्सप्रेशंस उसको असाइन किए गए हैं, किसके थ्रू? असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू। सपोज आप रिजल्ट में यहाँ पे एक्स की वैल्यू ली है आपने, रिजल्ट में आपने एक्स को लिया है, ठीक है। तो एक्स में जो वैल्यू है वो क्या है? 4। तो वो उसको 4 उसने असाइन कर दिया। यानी कि आप जो भी उसको असाइन करना चाहो कर सकते हो असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू। सपोज उसने यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू 22 स्टैटिक नंबर, यानी कि आपने उसको एक्सप्रेशन में दे दिया। आप लास्ट वाला देखें, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन्स कि वो कह रहा है कि रिजल्ट आपको दे। सपोज अभी जैसे कि हमने प्रोग्राम डिस्कस किया जिसमें 2 वेरिएबल्स आपने दिए थे, num1 एंड num2। सपोज आप num1 की जगह वेरिएबल ले लेते हो a, वेरिएबल नेम ही है ना, आप जो मर्जी रख सकते हो। सपोज a नेम का आपने वेरिएबल लिया है, और नम की जगह num2 की जगह आपने b वेरिएबल लिया है। फिर आप एक num3 एक और वेरिएबल एक्सटेंड कर देते हो, उसकी जगह आप सी ले लेते हो, ए बी सी। अब आप क्या चाहते हो कि रिजल्ट के अंदर तीनों का सम आए, तो आप क्या एक्सप्रेशन यूज करोगे? ए प्लस बी प्लस सी। जब आप सी आउट करवाओगे तो उसमें क्या करवाओगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो वो उन तीनों को सम करके वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट में देते। इस तरह आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज या एक्सप्रेशंस को असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन उनकी प्रेसिडेंस बताई है कि आप कैसे, आपको पता है, आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होती है। मीन्स अगर एक ही एक्सप्रेशन में प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, स्टेरिक भी आ रहा है, तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि अगर कुछ इस तरह से है तो आप क्या करोगे? इस सब में जो स्टेरिक वाला पोर्शन है, इवेलुएट फर्स्ट, इसको पहले इवेलुएट करोगे। आप असल में करते क्या हो, जब एक से ज्यादा होते हैं तो फिर आप लेफ्ट टू राइट उसको इवेलुएट करते हो। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इन द एक्सप्रेशन जिसमें 2 प्लस 2 स्टेरिक 2 माइनस 2, इसमें फर्स्ट इवेलुएट करोगे आप इस स्टेरिक को, सेकंड पे इवेलुएट करोगे आप प्लस 2, एंड थर्ड पे इवेलुएट करोगे इस माइनस 2। कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं। अब ये डिफरेंट एसोसिएटिविटी बताई है ऑपरेटर्स की कि किस तरह आप प्रायोरिटीज देखते हो, चेंज होती हैं ऑपरेटर्स की। लाइक ये वाले जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसमें बताया गया है कि आप इनको आपने प्रैक्टिस करना है, देखना है किस तरह से आप सॉर्ट आउट करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपके पास ये सारे ही ऑपरेटर्स अगर एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। पैरेंथेसिस के हवाले से बताया है कि अगर ये आ जाता है पैरेंथेसिस, तो आप फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट वाले हिस्से को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो पैरेंथेसिस का यूज नहीं है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में देखा जाए तो 2 प्लस 2, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में इस हिस्से को पहले आप सॉल्व करोगे। इसी तरह से इसकी आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी सी प्लस प्लस टाइप कन्वर्जन।
टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि डाटा टाइप कन्वर्ट की जाती है फ्रॉम वन टू अनदर। तो इसमें होता क्या है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था डाटा टाइप्स के हवाले से, डिफरेंट डाटा टाइप्स आपने पढ़ी थी, जिसमें कि आपने इंटीजर के बारे में भी जाना था, कैरेक्टर क्या होता है, डबल क्या होता है, तो डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने डिस्कस की थी पहले। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होती हैं डाटा टाइप। C++ टाइप कन्वर्जन में है कि जी the process of converting the data type of a value in another data type is known as data type conversion. Means कि ये टाइप कन्वर्जन ये वो प्रोसेस है जिसमें कि कन्वर्ट किया जाता है डाटा टाइप की वैल्यू को इन एन अदर डाटा टाइप में। एक वैल्यू को आप किसी एक डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हो, इसको कहा जाता है इज कॉल्ड डाटा टाइप कन्वर्जन। अब ये टू वेज में होती है, इसकी टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स की कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। और साथ में यहीं पे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि इम्प्लिसिट क्या है, जो कि ऑटोमेटिक हो जाती है इम्प्लिसिट, और जो एक्सप्लिसिट है उसमें क्या होता है, ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसको यूजर डिफाइन करता है। मीन इम्प्लिसिट में यूजर को डिफाइन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो खुद ही हो जाता है। नेक्स्ट है जी इट कन्वर्ट डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप ऑटोमेटिकली। ये इम्प्लिसिट को अब हम फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा कि वहीं पे साथ में उसको बता भी दिया गया था कि ये क्या है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन डू नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटर। द ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप। अच्छा जी, जब आपने ये कन्वर्जन जब ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो ऑपरेंड हैं कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन में, वो दोनों सिमिलर टाइप के होने चाहिए। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इन विच डिफरेंट डाटा टाइप्स इज कॉल्ड। कोई अगर ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या कहते हो, इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। इम्प्लिसिट को डिफाइन किया गया है फर्दर, सपोज x इज एन इंटीजर। ठीक है, सपोज x एक वेरिएबल लिया गया है, ये एक इंटीजर है, एंड y इज लॉन्ग एंड वी वांट ऐड अप दीज टू वेरिएबल्स। तो आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो। ठीक है, x प्लस 5। अब दोनों की डाटा टाइप, आप दोनों को ऐड करना चाहते हो लेकिन दोनों की डाटा टाइप अलग है। ठीक है, in the above data type of x is lower than data type y। x की data type जो है वो lower है than y, so the value of x will be changed or converted into long during execution। means जब दोनों different data type के variables को evaluate किया जाएगा तो जिसकी variety wide है वो स्मॉल वाला जो वेरिएबल होगा वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, लास्ट पे हम देखेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है, इसको अब हम देखते हैं। Explicit conversion can be done using typecast operator. In other words, the value that gets converted to the specific type by using typecast operator is known as explicit type conversion। इसके हवाले से मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट में यूजर जो है वो डिफाइन करता है। मीन्स यूजर एक से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि इम्प्लिसिट क्या है, ये ऑटोमेटिक होती है, और एक्सप्लिसिट जिसमें के यूजर डिफाइन करता है। अच्छा जी, लास्ट में हम देखेंगे इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या है। When performing integer calculations in C++, it is the programmer's responsibility to ensure that overflow or underflow do not occur। यहाँ पे बताया जा रहा है इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के हवाले से। ओवरफ्लो क्या है और अंडरफ्लो क्या है। सपोज इंटीजर ओवरफ्लो, इसको पहले देख लेते हैं। occurs when the result of an operation is large than the
maximum allowable value for the data type of the operation. ओवरफ्लो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ओवर हो जाना, लाइक इसको दोबारा से इस एग्जांपल को रीड करते हैं. occurs when the result of an operation is large than the maximum allowable value. मीन्स कि मैक्सिमम जितनी भी उसमें गुंजाइश थी उससे ज्यादा जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो तो उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए, तो इसको कहेंगे ओवरफ्लो. सपोज आपके पास एक गिलास है, पानी का गिलास है, ठीक है. तो अब एक पानी वाला जो गिलास है उसमें अभी पानी नहीं है, लेकिन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, उसके अपर लेवल तक, हायर लेवल कि उसमें जस्ट उतना ही पानी आएगा. अगर जितना गिलास की कैपेसिटी है, अगर पानी उससे ज्यादा उसमें डालेंगे तो ओवरफ्लो होगा और पानी बाहर गिरेगा. ठीक है. तो आप एक गिलास में थोड़ा भी पानी डाल सकते हो, हाफ गिलास भी डाल सकते हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन एक पूरा गिलास पानी का आप जब भर देते हो वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है. सिर्फ आप एक गिलास में उतना ही पानी डाल सकते हो जितना की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अगर उससे ज्यादा पानी डालोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा. इंटीजर अंडरफ्लो क्या है? occurs when an operation results in a negative value whose magnitude is too large for the data type of the operation. अंडरफ्लो मीन्स कि अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और रिजल्ट आपका जो है वो नेगेटिव में आए, जबकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज हो. बिल्कुल ऐसे जैसे अब एक गिलास है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो उसमें मैक्सिमम आप 1 गिलास जितना पानी उसमें आप ऐड कर सकते हो या कोई भी लिक्विड उसमें डाल सकते हो. तो लेकिन आप उसको खाली रहने देते हो और उसमें कुछ भी नहीं डालते और वो गिलास खाली पड़ा हुआ, मीन्स उसकी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें आप काफी सारा पानी डाल सकते हो, लेकिन आप उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे, यानी कि अंडर मीन्स नेगेटिव वैल्यू में चले जाना. A computation involving overflow or underflow will generate an incorrect result. जब ओवरफ्लो हो जाता है या अंडरफ्लो हो जाता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से प्रोग्रामिंग में, तो ये क्या जनरेट करेगा? इनकरेक्ट रिजल्ट ऑब्वियसली जनरेट कर देता है. अब यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है ओवरफ्लो को एंड अंडरफ्लो को. ओवरफ्लो क्या है? Sometimes data are inserted into a data structure but there is no available space. वही सिंपल सी एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी थी कि अगर आप गिलास में कैपेसिटी से ज्यादा पानी डाल दो तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा. इसी तरह एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर आप कैपेसिटी से ज्यादा डाटा, ज्यादा बड़ा डाटा, उसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला, ज्यादा बल्क में डाटा उसमें डाल दोगे, अगर उसमें स्पेस नहीं है, तो फिर ये वाली सिचुएशन अकर होती है जिसको कहा जाता है ओवरफ्लो. लाइक अब अगर आप देखो कि डाटा स्ट्रक्चर में फर्दर कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी स्पेस है, तो आपको मिल गई नल, उसमें कोई स्पेस नहीं है, आपने उसमें इतना ज्यादा डाल दिया. देयर इज एन इंसर्शन ऑपरेशन. अंडरफ्लो में वो सिचुएशन बता रहा है कि वांट टू डिलीट डाटा फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर, कि आप डाटा स्ट्रक्चर में से डाटा डिलीट करना चाहते हो, दैट इज एम्प्टी. अंडरफ्लो मीन कि आपकी जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें से आपको डाटा डिलीट करना चाहते हो, लेकिन उसमें तो डाटा है ही नहीं, तो आप डिलीट क्या करोगे? वो ऑलरेडी एम्प्टी है. अंडरफ्लो की एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको दी थी, गिलास में कैपेसिटी है कि आप एक गिलास जितना पानी उसमें डाल सकते हो, लेकिन आपने उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और गिलास खाली पड़ा. अब आप चाहते हो कि गिलास में से पानी गिरा दो, आप पानी गिलास में से गिराना चाहते हो, लेकिन गिलास में तो पानी है ही नहीं, आप गिराओगे कैसे? तो वो क्या है? अंडरफ्लो. सो ये कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स थी किसकी? अंडरफ्लो की एंड ओवरफ्लो.